जय हिंद, नमस्कार दोस्तों, और आपका स्वागत है मेरी एक नई वीडियो में और एक नए जवान साथी के साथ। और आज का वीडियो देखिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है, क्योंकि हालांकि मैं बात उन्हीं क्वेश्चंस पे करूंगा कि तैयारी कैसे करनी है और हमारे साथियों ने तैयारी कैसे करी थी, हालांकि उसी पे बातचीत करेंगे। लेकिन ये वीडियो यूनिक थोड़ा इसलिए है क्योंकि मैं थोड़े जो लेटेस्ट क्वेश्चन है उनके बारे में भी मैं बात करूंगा इनके थ्रू, हमारे साथ जो साथी हैं हमारे, ठीक है। और सबसे अच्छी खबर ये है कि मैं ना बिल्कुल स्टार्टिंग से वीडियो बनाऊंगा छोटे छोटे क्वेश्चन लेकर के, ठीक है। और उन लोगों के लिए वीडियो बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है जो है ना स्टार्ट करेंगे तैयारी या फिर जिनके कम नंबर आए थे अभी एमपी कांस्टेबल में, ठीक है। अब सबसे पहले मैं बात करूंगा जो हमारी न्यू वैकेंसी आ रही है, इसीलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। न्यू वैकेंसी जो आएगी तो उसको ध्यान में रख करके बहुत सारे लड़के तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। तो उसकी कैसे तैयारी करी जाए, स्टार्टिंग से आप अच्छे से तैयारी करोगे ना तो कहीं ना कहीं आप सिलेक्ट हो पाओगे, ठीक है। सबसे पहले बात करेंगे हम हमारे पवन से, मेरे दोस्त हैं, बहुत ही अच्छे मित्र हैं मेरे, और बहुत दिनों से सोच रहा था कि मैं इनसे बातचीत करूं क्योंकि है ना ये है ना एसएससी जीडी में एक दो बार बाहर हो चुके हैं, ठीक है। कहीं ना कहीं इनका फिजिकल बहुत कमजोर था, बहुत वीक था, इन्होंने मेहनत करी और कहीं ना कहीं एमपी कांस्टेबल की जॉब को हासिल किया। सबसे पहले हम परिचय जानेंगे पवन का। पवन, आपका मैं परिचय जानना चाहूंगा, पूरे क्वेश्चन में आपको बोल देता हूँ, आपको एक साथ आंसर देने, आपका नाम, आपका पोस्टिंग जिला, आपका गृह जिला, ठीक है, और आपकी कैटेगरी, ठीक है। पवन के पास चलते हैं, ठीक है जी। जय हिंद साथियों, मेरा नाम पवन अहिरवार है और मेरा और अभिषेक भाई की पोस्टिंग साथ है। मेरा गृह जिला सीहोर है और वर्तमान में हम पीटीएस रीवा में ट्रेनिंग कर रहे हैं, ठीक है। और मेरा एग्जाम के बाद बात करें जी 24-25 भर्ती वाले हैं हम लोग, और मेरे एग्जाम में 75 थे ऑन स्क्रीन, नॉर्मलाइजेशन होकर मेरे 80 हो गए थे। और इसके बाद मेरे पास एनसी थी तो मेरे 84 हो गए थे, और कुल मिला के मेरे 75 का मेरा फिजिकल बना था तो कुल मिला के 159 हो गए थे, और मैं इसी कैटेगरी से आता हूँ। और बाकी चलिए सबसे पहले पवन हम एक पहला क्वेश्चन ये लेंगे कि हमारा जो भर्ती है नई वाली, उसकी खबर कहाँ तक है कि कब आ जाएगी न्यू भर्ती? देखो, भर्ती का ऐसा, जैसे कि एसबी ने अपना कैलेंडर में दिया है अक्टूबर 2026 में। अक्टूबर 2026 में क्या परीक्षा होगी उसमें दिया ना, रिक्रूटमेंट टेस्ट के बारे में दिया, तो परीक्षा अक्टूबर में होगी। तो इस हिसाब से आप अंदाजा लगा ले कि जुलाई अगस्त तक वैकेंसी आ जानी चाहिए। उसके बाद 1-1.5 महीने फॉर्म डालेंगे, उसके बाद एग्जाम की तैयारी करने लग जाएंगे। इस हिसाब से आप मान के चलो कि आपको जुलाई अगस्त में नोटिफिकेशन देखने को पक्का मिल जाएगा 100%। तो कहीं ना कहीं अपने पास अभी कितना टाइम होगा तैयारी के लिए? अभी से लेके मार्च, अभी जनवरी मान लो, जनवरी गया, जनवरी से लेके फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई और अगस्त तक लेके चलते हैं। तो अपने पास 7 महीने में आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर सकते हो। जरूर नहीं एमपी पुलिस, कोई सा बड़ा एग्जाम हो, 7 महीने में आराम से तैयारी हो जाती है। और कहीं ना कहीं देखिए काफी सही समय है ये तैयारी स्टार्ट करने का, अगर आप न्यू हो, और अगर आप पहले से कर रहे हो तो और अच्छी बात है कि आप बहुत अच्छे से तैयारी आप कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को लेकर के चलते हैं, क्योंकि ना बहुत सारे कमेंट्स में क्वेश्चन ये आ रहा था मेरे लिए, मतलब कहीं ना कहीं मैंने नोटिस किया था कि बहुत सारे बच्चों को, हमारे जो दोस्त हैं उनको है ना जानकारी नहीं है एमपी कांस्टेबल के बारे में, कि है ना जब फॉर्म फिलअप करते हैं या फिर आप है ना जब जॉब में जाना चाहते हो कि इसमें कौन कौन सी पोस्ट होती हैं, ठीक है, कौन सी पोस्ट का क्या काम रहता है। तो ये मैं थोड़ा सा पवन जानना चाहूंगा आपके थ्रू कि एमपी कांस्टेबल में कौन कौन सी पोस्ट होती हैं और उनके बारे में, उनकी क्या ड्यूटी रहती है। सबसे पहले तो देखो, लगभग 4-5 तरह की पोस्टें होती है इसमें। अब जैसे एक मैं और हम अभिषेक भाई, हम लोग डीएफ में है। डीएफ का क्या काम होता है, जो जिला पुलिस बल के अंतर्गत आती है डीएफ, जिसमें कि जिले की जितनी भी थाने में जितनी भी पोस्टिंग होती है वो डीएफ की होती है। जो भी क्राइम से रिलेटेड कोई काम, मतलब लॉ एंड ऑर्डर का देखना होता है, क्राइम होता है, वो सब कौन देखता है? डीएफ वाले देखते हैं। थाने में मेनली इनकी पोस्टिंग क्या होती है, थानों में होती है डीएफ वालों की। दूसरा आता है एसएफ वाला। एसएफ का कटअप ये समझ लो कि 1-2 नंबर कम जाता है किससे, डीएफ से। डीएफ हमेशा मतलब एमपी पुलिस में सबसे अच्छी पोस्ट मानी जाती है डीएफ की। तो एसएफ का काम क्या रहता है ज्यादातर, तो ये जैसे किसी भी वीवीआईपी का आगमन होता है या कोई मंत्री वगैरह आता है या फिर कहीं इलेक्शन होता है, हालांकि इलेक्शन में अपनी भी लगती है, लेकिन जो अदर स्टेट में जाना होता है वो एसएफ वाले ज्यादा जाते हैं। तो मतलब अदर स्टेट में भी जब इलेक्शन होता है तो अपने एमपी से बल भेजते हैं, तो उसमें ज्यादातर एसएफ वाले जाते हैं। एसएफ वालों का काम ये रहता है कि इनको बटालियन मिलती है, बटालियन मिलती है, उस बटालियन में रहते हैं, और जहाँ कहीं ड्यूटी आ जाती है तो इनको वहाँ जाना होता है 8 दिन, 10 दिन, 15 दिन ऐसा रहता है। जबकि थानों वालों का, ये डीएफ वालों का ये होता है कि अपने को सेपरेट एक थाना मिल जाए, पर्टिकुलर थाना, उस एरिया में अपने उस थाने के अंतर्गत काम करना होता है। हाँ जी। इसके अलावा रेडियो ऑपरेटर वाली होती है, तो वो भी इसी के साथ वैकेंसी आती है, ठीक है। रेडियो वाली आती है, इसके बाद जीआरपी आती है। जीआरपी ऐसा, जीआरपी मतलब जो रेलवे पुलिस होता है ना, गवर्नमेंट रेलवे पुलिस, उसमें आता है जीआरपी। तो जीआरपी में होती है, तो जीआरपी का काम क्या होता है, रेलवे पे मतलब जो रेलवे स्टेशन पर जहाँ भी जो थाना होता है, जिस भी जीआरपी में होता है, वहाँ पर उनका काम होता है कि स्टेशन से रिलेटेड कोई क्राइम होता है, किसी के साथ छेड़छाड़ होती है, किसी यात्री के साथ, या किसी तरीके का क्राइम होता है कहाँ पे, स्टेशन पे, तो वो सब जीआरपी थाना वाला देखती। तो इस तरीके से 3 ये हो गई, एसएफ, डीएफ और जीआरपी, और ये रेडियो वाली होती है, रेडियो वाली साथ ही होती है। और इनको मतलब लेने का तरीका ऐसा, मान लीजिए मुझे डीएफ में करनी है, एसएफ में करनी है, जीआरपीएफ में, इनका मतलब क्या नियम रहता है इनको लेने के लिए? इसका नियम ऐसा होता है कि जैसे अपन ने फॉर्म डाला ना, उसी टाइम पे इनका प्रेफरेंस पूछते ना, अपन से जिला पूछते, उसी टाइम आप चाहो तो रेलवे के लिए, क्या सॉरी रेलवे बोल रहा हूँ मैं,
ये जो रेडियो वाले के लिए तो अलग से क्वालिफिकेशन मांगी जाती है उसमें जो मांगते हैं वो, लेकिन जीआरपी का तो पहले ही ऑप्शन होता है। जैसे अपन जिला सिलेक्ट करते हैं, जैसे मैंने भोपाल सिलेक्ट किया था, तो मैं भोपाल, अगर मुझे जीआरपी थाना चाहिए था, रेलवे पुलिस चाहिए होती, तो मैं भोपाल जीआरपी डालता, ठीक है। और फिर जिसके बाद जैसे वो चार थाने, मतलब 4 जोन है अपने जीआरपी वालों के, तो उस हिसाब से भोपाल डाल सकते हो, इंदौर जोन डाल सकते हो, जबलपुर डाल सकते हो, ऐसे ये आप जीआरपी के लिए कर सकते हो, ठीक है। चलिए दोस्तों, आई थिंक ना आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा पोस्ट से रिलेटेड। चलिए हम थोड़ा सा एमपी कांस्टेबल के बारे में बात कर लेते हैं, एग्जाम के बारे में। तो थोड़ा सा बेसिक हम थोड़ा सा पता कर लेते हैं, जो न्यू स्टूडेंट्स हैं तो उनको थोड़ा सा प्रॉफिट मिलेगा। तो कहीं ना कहीं पवन, मैं ये जानना चाहूंगा कि एमपी कांस्टेबल में जो एग्जाम है वो कितने नंबर का आता है, कौन कौन से इसमें सब्जेक्ट आते हैं और कौन से सब्जेक्ट कितने नंबर का आता है? देखिए, अभी इससे पहले वाली जो हम लोग भर्ती से जिस भर्ती से हम सिलेक्ट हुए, उसमें अभी तक क्या था कि लगभग 60 से 65 मार्क्स का मैथ रीजनिंग आता था, और 10 से 15 मार्क्स से एमपीजी के आता था, और बाकी से जो बच रहे थे 20-25 मार्क्स, उसमें सारा जीएस आ जाता था, जिसमें साइंस, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी सब आ जाता था। अभी तक का जो मतलब जो लेटेस्ट 25 वाली भर्ती हुई ना, उससे पहले की बात बता रहा हूँ। लेकिन जो अभी जो एग्जाम हुआ इस बार लास्ट वाला, उसमें ऐसा मैंने तो नहीं दिया, लेकिन जो दिया उन लोगों ने बताया कि इस बार जीएस का क्वेश्चन ज्यादा है, मैथ रीजनिंग कम पूछ रहे हैं, तो थोड़ा सा आपको इस बार जीएस पे ज्यादा फोकस करना पड़ेगा। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो आप पीएबी की वेबसाइट पे जाइए, या किसी भी जो भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म वाले जितने भी यूट्यूब वाले चैनल चल रहे हैं उनकी पर्सनल ऐप पे जाइए, ऐप से ऐप डाउनलोड करिए और उस पे जाके प्रीवियस ईयर का पेपर देखिए, तो उससे आपको अंदाजा लग जाएगा कि इस बार क्या चेंजेस हुआ और पिछली बार क्या चेंजेस था। थोड़ा सा प्रीवियस ईयर, जब तक आप प्रीवियस ईयर का पेपर निकाल के नहीं देखेंगे, आपको पैटर्न समझ में नहीं आएगा पूछ क्या रहा है, क्योंकि ये जो वाला पेपर हुआ इस बार नई कंपनी चेंज हो गई है, तो उसने अपने हिसाब से लिया, तो उसमें आपको देखना पड़ेगा कि किस क्वेश्चन का वेटेज ज्यादा आ रहा है। अभी तक क्या था कि मैथ रीजनिंग को लेके मतलब ऐसा था, मैथ रीजनिंग जिसकी अच्छी है, साइंस जिसकी अच्छी है और थोड़ा बहुत एमपी पढ़ लिया तो उसका सिलेक्शन हो जाता था। लेकिन इस बार क्या कि जीएस थोड़ा सा वेटेज ज्यादा आ रहा है, तो जीएस में भी अलग लेवल का आ रहा है, जैसे साइंस भी आ रही है तो वो भी टफ आ रही है, केमिस्ट्री फिजिक्स ज्यादा पूछ रहे हैं, डीप में पूछ रहे हैं थोड़ा, तो उसको देख के थोड़ा सा लग रहा है कि इस बार अभी के लिए मैं सबसे पहले आपको यही सजेस्ट करूंगा कि सबसे पहले आप जाइए और प्रीवियस ईयर का पेपर चेक करिए पूरे ऐसा नहीं कि एक सेट देख लिया, कम से कम 10-12 पेपर लगाइए, उसके बाद आपको पैटर्न समझ में आएगा कि हाँ इस टॉपिक से इतने क्वेश्चन आ रहे हैं, या हर एक पेपर में 1 या 2 क्वेश्चन इससे आ रहे हैं, तो उससे आपको पैटर्न समझ में आ जाएगा। और वैसे ना हम हर सब्जेक्ट पे थोड़ी सी बात करेंगे, मैथ्स, रीजनिंग, जीके और साइंस, इस पे बात करेंगे हम सिंगल थोड़ी सी। लेकिन अब मैं थोड़ा सा ये जानना चाहूंगा आपसे कि थोड़ा सा बेसिक किया ना, आपके ना एमपी कांस्टेबल में जो नंबर थे, आपके कितने नंबर थे? यार मेरे एमपी कांस्टेबल में ऑन स्क्रीन 74 थे, ठीक है। इसके बाद प्रोफेशनल होने जो प्रोफेशनल लिखा के आता है उसमें हो गए थे मेरे 75, ठीक है, 1 मार्क्स बढ़ गया था, लेकिन नॉर्मलाइजेशन हुआ उस पे तो मेरे हो गए थे 80, ठीक है, नॉर्मलाइजेशन होकर 80 हो गए थे, क्योंकि मेरी शिफ्ट टफ थी। मेरे साथ में जितने भी हम लोग 5-6 लोग थे एक साथ में जिनका एग्जाम हुआ था, तो उनमें 6 लोगों ने दिया था, 6 में से सभी के 5-5, 6-6 मार्क्स बढ़े, तो इस तरह मेरे 80 हो गए थे। इसके बाद मैंने एनसीसी की हुई, सी सर्टिफिकेट था, तो मेरे को 4 नंबर वो मिल गए थे। अच्छा, 84 हो गए थे। अच्छा, 84 आपके नंबर होता है। और फिजिकल में आपके कितने नंबर? फिजिकल में मेरे 75 थे, फिजिकल में 75 थे, 25 नंबर, सॉरी 28 नंबर की मेरी वो थी, क्या बोलते हैं, रनिंग थी, और 28 के बाद 22 नंबर का गोला था, सॉरी लॉन्ग जंप थी, और 25 नंबर का सॉरी 22 नंबर की लॉन्ग जंप थी और 25 नंबर का गोला था, और 28 नंबर की रनिंग। इस प्रकार 75 हो गए थे। और चलिए अब जाते हैं हम एग्जाम पे ही, क्योंकि ना मैं थोड़ा सा सिंगल सब्जेक्ट पे बात करूंगा कि पवन जी जो है ना स्टार्ट करेंगे अब लड़के और करना है पढ़ाई, कहीं ना कहीं उनको डाउट रहता है कि सर मैथ्स कहाँ से पढ़े, रीजनिंग कहाँ से पढ़े। तो सर सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि आपने कहाँ से पढ़ाई करी थी, और जब नए स्टूडेंट्स हैं उनको कहाँ से करना है। सबसे पहले बात करेंगे मैथ्स पे, ठीक है। तो आपने मैथ्स कैसे स्टार्ट करी थी और क्या करना चाहिए? देखिए, मैथ की सबसे पहले तो मैं बता रहा हूँ, सबसे आपको प्रीवियस ईयर पेपर डाउनलोड करना ही है करना, ठीक है, उसको देखना, उसको एक बार देखना बिफोर तैयारी के बाद आप उससे पहले आपको पता चल जाएगा किस टाइप के क्वेश्चन आ रहा है। जब आप पढ़ोगे ना तो आपको समझ में आएगा कि हाँ ये क्वेश्चन उसमें पूछा इस तरीके से आता है, ठीक है। तो मैथ्स के लिए जैसे मैं बता रहा हूँ अपनी, तो मैंने टॉपर टेम्पल वाले सर हैं देव यादव सर, उनसे मैथ पढ़ा था, मतलब पूरा सब्जेक्ट उन्हीं से पढ़ा था। उन्हीं के अभी तो शायद वो कहीं और पढ़ाने लगे, जामिल सर करके, उन्होंने खुद का यूट्यूब चैनल खोल लिया, उस पर पढ़ाते हैं और बिनर्स में पढ़ाया फिर कुछ दिन उन्होंने। तो जामिल सर से मैंने साइंस पढ़ी थी, रीजनिंग मैंने परफेक्शन वाले सर से पढ़ी थी, जो पवन सर से पढ़ी थी, ठीक है। तो रीजनिंग मैंने उनसे पढ़ी थी, बाकी यूट्यूब पर प्रैक्टिस करते रहते थे जिससे भी करना हो। आपको टेस्ट लगाए थे मैंने, टेस्ट बुक पे भी लगाए थे, बिनर्स के भी दिए थे मैंने, टॉपर टेम्पल के भी दिए। तो वो कब करना है आपको, जब एग्जाम आ जाए, मतलब जब आपकी तैयारी कम से कम 3 से 4 महीने की तैयारी हो जाए, कंप्लीट हो जाए, जब आपसे मतलब लगभग आपको 60-70% सिलेबस कंप्लीट हो जाए, तब आपको टेस्ट लगाना। लेकिन तब तक आपको पहले डेली वाइज क्लास लेना, जो डेली बेसिस पे जो क्लासेस लगती हैं वो क्लासेस लेना पर्टिकुलर, मतलब 3 से 4 सब्जेक्ट है, मतलब अगर आप शुरुआती दौर में तैयारी कर रहे हैं तो 3 से 4 सब्जेक्ट आपको लेके चलना है। जैसे अब वेटेज के हिसाब से मैं बताऊं तो सबसे पहले मैथ रीजनिंग तो लेके चलना है, 2 चीजें, तीसरी चीज साइंस लेके चलना है, इसके अलावा एमपीजी के, और इसमें भी अगर और डीप जाना है तो आप पॉलिटी साथ में ले सकते हैं। तो ये 4-5 सब्जेक्ट आपको पहले डेली बेसिस पे करना है। और करंट अफेयर्स के लिए कोई भी आप मैगजीन ले लीजिए, मंथली ले लीजिए, ईयरली ले लीजिए,
लीजिए, उससे आपका हो जाएगा करंट अफेयर में। देखिए कहीं ना कहीं इन्होंने ना पूरे सब्जेक्ट के बारे में आपको बता दिया। बाकी मैं थोड़ा सा साइंस के बारे में जानना चाहूंगा कि आपने साइंस कहाँ से पढ़ा था और कहाँ से पढ़नी चाहिए। साइंस देखो मेरा तो ऐसा था कि मैं बायो बैकग्राउंड से हूँ, मतलब मेरी जो 11th-12th मैंने बायो से की, तो थोड़ा सा साइंस पहले से ठीक थी। लेकिन इसके अलावा मैंने खान सर की बुक खरीदी थी, जो चलती है ना उनकी, खान सर की, वो खान सर वाली बुक थी। और इसके अलावा प्रैक्टिस की, सेट लगाए हैं जो। इसके अलावा जो जामिन सर है ना, उनसे अगर आप पढ़ना चाहो तो एक बार पढ़ना उनसे। जामिन सर बहुत अच्छी साइंस पढ़ाते हैं। हालांकि उनका प्लेटफॉर्म छोटा है, जो टॉपर टेम्पल उस समय उतना फेमस नहीं था जब मैंने पढ़ा, लेकिन उनसे जब पढ़ा मैंने तो मुझे लगा कि बहुत अच्छी साइंस पढ़ाते। तो आप एक बार ट्राई करिएगा। अब तो उन्होंने सेपरेट शायद अपना FP बना लिया जामिल सर ने, और पढ़ाते भी उसी पे, ठीक है। तो आप ट्राई करिए एक बार, प्रीवियस ईयर का पेपर लगाइए, उनके जो उन्होंने प्रैक्टिस की वो देखिए, तो आपको समझ में आएगा कि हाँ अच्छा पढ़ाते हैं। तो जामिल सर से पढ़ना है, और अपना खान सर वाली बुक ले लेना है, ठीक है। और कोशिश करना कि जो लूसेंट की साइंस दी वो भी आपने को आनी चाहिए, मतलब उसमें जो मेन फैक्ट है ना, जो जहाँ से डिक्टो डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, तो आप लूसेंट की साइंस भी पढ़ लीजिएगा बिल्कुल। और आई थिंक दोस्तों ना आपको एग्जाम से रिलेटेड और सब्जेक्ट से रिलेटेड, पढ़ाई से जो रिलेटेड तैयारी थी आपकी है ना, आपको क्लियर हो गया होगा ये क्वेश्चन, ठीक है। और थोड़ा सा मैं इनके बारे में जानना चाहूंगा, इनकी स्ट्रेटेजी के बारे में। ये दिन भर का इनका जो स्टडी जब करते थे, क्या रूटीन इनका रहता था सुबह से लेकर शाम तक? यार देखो वो तो सबका ये स्टडी रूटीन तो सबका अलग अलग होता है, लेकिन मैं मेरा बता रहा हूँ। मतलब मैं उससे पहले तो जॉब करता था, हालांकि प्राइवेट जॉब करता था। जब पटवारी की वैकेंसी आई थी तो मैंने जॉब छोड़ के फिर तैयारी शुरू की थी। तो शुरुआत में पटवारी की तैयारी की, तो पटवारी में मेरे 121 मार्क्स थे, हो नहीं पाया था, ठीक है। तो इसके बाद जब जस्ट 1-1.5 महीने बाद MP पुलिस की तैयारी हुई, तो तैयारी पहले से थी, लेकिन MP पुलिस के टाइम की बात करूं मैं 1-1.5 महीने का, क्योंकि हमारे जो एग्जाम टाइम था उसमें 1 महीने का टाइम था लगभग, 1 महीने 2-3 या 4 दिन लगभग 1 महीने था। तो उसकी तैयारी की, तो मैं भाई 7 बजे, 7:30 बजे, कभी 8 बजे, इस टाइम में लाइब्रेरी आता था, और वही जैसे जब तक मैं कर सकता था 9-10 बजे तक इतना करता था। तो आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, 8 से लेकर 9। इसके अलावा मतलब ऐसा नहीं कंटिन्यू पढ़ता था, ऐसा बीच बीच में ब्रेक भी हो जाता था, चाय पी लेते थे, खाना खा लेते, खाना खाने चले जाते थे, लंच हो जाता था ऐसा। तो लगभग 7-8 घंटे तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। 7-8 घंटे में ये नहीं कि भाई क्लास का भी टाइम मिला लिया और ये भी कर लिया। तो आपको क्लास तो अगर 4 क्लास या 5 क्लास आप पर डे लेंगे तो 5 से 6-7 घंटे तो वही हो जाएंगे। फिर उसकी प्रैक्टिस कब करेंगे? तो आपको प्रैक्टिस भी करना जरूरी है। जो आज क्लास आज ली है आपने, पहली चीज उसका एक प्रैक्टिस करना पहली, दूसरे बाद उसका नोट्स बनाना है। तो 3 बार प्रैक्टिस हो जाएगी। एक तो सर ने करा लिया आपको, फिर इसके बाद आप उसकी प्रैक्टिस करेंगे दोबारा, जैसे सर ने कराया, और आप उसकी प्रैक्टिस करेंगे तो मुश्किल से 5 से 10 मिनट लगेंगे। फिर प्रैक्टिस के बाद देना आप जब उसका नोट्स बनाएंगे, तो नोट्स बनाएंगे एक बार, फिर रिवीजन हो जाएगा। तो आपको मतलब इतनी आसानी समझ में आ जाएगा पूरा। तो आप जब सेकंड टाइम जब उसका रिवीजन करोगे तो ईजी लगेगा कि यार ये तो अपन ने किया। तो पहली चीज तो ये कि क्लास लेना है, क्लास लेने के बाद उसकी प्रैक्टिस करना है खुद से एक बार, फिर देन इसके बाद नोट्स बनाना उसके। तो ये तीनों चीज करेंगे, कंटिन्यू करते रहिएगा। ये लगभग मतलब जब तक अपना सिलेबस कंप्लीट नहीं हो, ये हर सब्जेक्ट के लिए लागू है। ऐसा नहीं कि मैथ्स के लिए करना है, रीजनिंग के लिए करना है, ऐसा नहीं। सभी सब्जेक्ट के लिए जो प्रैक्टिस वाले उनके लिए तो कंपलसरी है, जैसे मैथ हुआ, रीजनिंग हुआ, इसके लिए तो कंपलसरी करना ही पड़ेगा आपको, ठीक है। तो हाँ, तो दोस्तों आपका ना क्लियर हो गया होगा कहीं ना कहीं इन्होंने कितनी मेहनत करी थी, तब जाके एक पोस्ट तक पहुंच पाए, एक गवर्नमेंट जॉब तक पहुंच पाए। चलिए दोस्तों, एग्जाम से रिलेटेड तो हमारी बात हो चुकी है, और जो स्टडी से रिलेटेड है जो बात हो चुकी है। अब हम बात करेंगे फिजिकल के बारे में। पवन, आपको है ना फिजिकल से रिलेटेड सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगा कि आपको ना क्या समस्याओं का सामना आपको करना पड़ा स्टार्टिंग में, जब आपने SSC GD में आप फेल हुए थे, तब आपको क्या दिक्कत आती थी रनिंग वगैरह में? भाई फिजिकल का तो मैं बताता हूँ, सबसे बड़ी चीज़ देखो, फिजिकल होता ना मेंटली। मैं जैसा मेरा अपना बताता हूँ, मैंने 2 आर्मी की भर्ती दी थी, ठीक है। और इससे पहले मतलब MP पुलिस ज्वाइन करने से पहले 3 SSC GD भी निकल गई है मेरी, लेकिन मैंने 2 में फिजिकल दिया, 1 में नहीं दिया। तो इन सब का एक का भी फिजिकल नहीं निकला, क्योंकि मैं मेंटली इतना वो नहीं था। मतलब मेरा सही बताऊं तो मेरे अंदर से ये फीलिंग ही नहीं आती थी कि मैं फिजिकल निकाल पाऊंगा। मतलब माइंड सेट ही नहीं था। फिर अब इसी बीच में खुद को बहुत कमजोर समझते थे फिजिकल को लेकर, ठीक है, ये था। तो फिर धीरे धीरे जैसे जैसे मतलब मैं शुरू में जाता था, तो अभी जैसे MP पुलिस का पेपर निकल गया मेरा, तो मैं सिंगल खुद से जाने लगा। कभी चला गया, कभी नहीं गया, कभी नहीं गया, कभी फिर घर से, जैसे अब सबका प्रेशर रहता है घर से, तो सिस्टर लोग, हम लोग साथ में रहते थे, सिस्टर ने बोल दिया कि भैया रनिंग नहीं गया, ऐसा वैसा, थोड़ा सा मम्मी पापा मोटिवेशन उनसे मिल जाता था। तो मम्मी पापा ने एक बार डांट दिया ऐसे ही। तो मैंने कहा यार क्या कर रहा हूँ मैं, मतलब मैं सच्ची बता रहा हूँ। मैं से 22 की क्या बोलते GD नहीं निकली, 23 की GD नहीं निकली, 24 की तो फिर मैंने दी नहीं, इधर हो गया था। तो मतलब इधर अच्छे मार्क्स थे तो मैंने उसको दी नहीं थी। और इससे पहले मैंने 19-20 में 19 में शायद विदिशा में हुई थी, सॉरी भोपाल में हुई थी, और एक 20 में कहाँ हुई थी, आर्मी की 2 वो आर्मी की थी, मुझसे तीनों रनिंग नहीं निकली थी। मतलब इस तरीके से डिमोटिवेट हो गया था, फिजिकल वाली जॉब अपने लिए है ही नहीं, और ना अपन से फिजिकल निकलेगा। लेकिन फिर अभी जब ये भर्ती आई उस टाइम पे, जैसे मैं बताया, सब जब मैं रनिंग जाना शुरू किया, धीरे धीरे मेरे को, मतलब अभी तक मैंने टाइमिंग भी नहीं दी थी। इससे पहले मैं 3-4 फिजिकल दे चुका, टाइमिंग कभी नहीं लगाई कि मैं टाइम। लेकिन एक दोस्त है मेरा, उसने फिर मेरे को लेके गया, शुरुआत करी, 8-10 दिन रनिंग की, फिर उसको ले जाके फिर उसने भोपाल का BHL ग्राउंड में अगर कोई दौड़ता हो तो भेल में मैंने पहली टाइमिंग लगाई। तो उस समय मेरी
2:44 आई, तब मेरे अंदर कॉन्फिडेंस आया कि हाँ, उसने बोला तो कि पहली बार में आपकी 2:44 ही आ गई थी? 2:44 क्या इसके पहले वर्कआउट थोड़ा बहुत किया था? नहीं, वर्कआउट नहीं, सिर्फ रनिंग की थी मैंने। तो मेरी पहली टाइमिंग, मतलब मेरे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं था कि मैं 2 राउंड दौड़ पाऊंगा, ऐसा अच्छा, वैसा। अच्छा। उसने मुझे गाली दे दे के जबरदस्ती जैसे भी मोटिवेट करके उसने 2 राउंड मुझसे लगवाया, तू बस 2 राउंड रुकना नहीं। अच्छा। मतलब उसने ऐसा बोला कि तू 2 राउंड कंप्लीट कर ले बस। 2 राउंड कंप्लीट करना, दौड़ते रहना, भले तेरी टाइमिंग 3.5 आए, 4 आए, जितनी भी आए। लेकिन तो फिर जब उस टाइम जब हमने लगाई, उसने, मैं तो थैंक उसका, हालांकि वो अब वो भी बढ़िया से दिल्ली पुलिस में है। अच्छा, क्या नाम था उसका? हिरेन गुर्जर। तो उसने मेरी पहली टाइमिंग लगवाई, तो कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस आ गया होगा। कॉन्फिडेंस आ गया। तो फिर जाके धीरे धीरे जब प्रैक्टिस करते रहे, धीरे, तो फिर एक अकेडमी ज्वाइन कर ली। एक भाई है जो मतलब मैं तैयारी कराता था, वो आर्मी में, मतलब 2-3 बार आर्मी की रनिंग निकल चुकी थी, लेकिन वो कहीं ना कहीं हाइट में कभी और कभी एग्जाम में ऐसे करके रहेगा, तो उसने तैयारी कराई थी। तो वो हमको बहुत दौड़ाते थे। मतलब मैं बता रहा हूँ कि 400 मीटर का ग्राउंड है, तो उसको कम से कम 28-30 राउंड लगा देते शुरुआत में। एक मतलब ऐसा नहीं, लॉन्ग रनिंग टाइप की जैसी होती है। तो फिर धीरे धीरे उनने ऐसा कराया। फिर इसके बाद शेड्यूल बना दिया उनने कि एक दिन घाटी चढ़ना है, तो एक दिन शूट मारना है, तो एक दिन लॉन्ग रनिंग करना है। या फिर इस तरीके से पूरा शेड्यूल धीरे धीरे बन गया। पर करते एंडिंग, मतलब फिजिकल से पहले जो मेरी लास्ट टाइमिंग थी वो 2:30 ही थी। मतलब 15 सेकंड 14 सेकंड ही कम कर पाया था। और मैं जो फिजिकल जाने से पहले, मतलब मेरा जो फिजिकल बना था 68 के आसपास बना था, 67-68 का बना था। मतलब जो अपना फिजिकल हुआ था उससे 2 दिन पहले 3 दिन पहले जो अपन लास्ट फाइनल टाइमिंग थी, तो मैं खुद ही डिमोटिवेट हो गया था, पता नहीं क्या होगा। लेकिन जब वहाँ पहुंचे, उज्जैन में फिजिकल था मेरा एरिना में, तो वहाँ पहुंचा तो लास्ट जो मेरी टाइमिंग थी वो 2:23, मतलब 2:22 पॉइंट में कुछ थी, तो 2:22 लगभग 2:23 के आसपास वो टाइमिंग थी। जो मैं, मतलब मैं बता रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ मैं कर सकता हूँ, तो आप सब लोग कर सकते हो भाई। मैं 4-5 बार फिजिकल में फेल हुआ हूँ, तब जाके मतलब निकली मेरी पर। और मेरे से साथ वाले जो लड़के अच्छे दौड़ते थे, लेकिन फाइनल में उनकी कम रह गई। मतलब उनकी टाइमिंग मुझसे ज्यादा आई, तो उनका सिलेक्शन भी नहीं हो पाया किसी का। और टाइमिंग भी मेरे जितनी नहीं है, जबकि मेरी सबसे अच्छी आई और मैं सबसे पीछे दौड़ता था। तो ऐसा होता है, आप करेंगे तो सब कुछ अच्छा होगा। मेहनत करेंगे, थोड़ा सा अपने माइंड में पॉजिटिव लाइए। और रनिंग जो होती है, बिल्कुल मैं कह रहा हूँ कि अपने माइंड सेट से होती है। जितना अच्छा आप माइंड सेट बनाओगे, उस हिसाब से आप पॉजिटिव रहना पड़ेगा, बस ये। चलिए पवन, अब थोड़ा सा बात ये करते हैं कि आप है ना जो वर्कआउट करते थे रनिंग का, वो दोनों टाइम करते थे, एक टाइम करते थे? शुरुआत में जब रिजल्ट आ गया था, उसके बाद रिजल्ट भी आ गया था, उसके बाद तक भी हम एक टाइम जाते थे सुबह मॉर्निंग में। 4:30 बजे के आसपास जाते थे। तो मतलब 4:30 बजे 5 एक जगह इकट्ठा हो जाते थे। इसके बाद फिर ग्राउंड जाते थे, तो वही 9, 9:30 बजे, कभी 8 बजे, 8:30 बजे, कभी 9 बजे, 9:30 बजे, ऐसे। शुरुआत में तो ऐसा था, मतलब एक टाइम जाते थे, जब तक फिजिकल की डेट वगैरह नहीं आई थी और मतलब अपना रिजल्ट नहीं आया, तो उस टाइम एक टाइम ही जाते थे। जब रिजल्ट आएगा उसके बाद भी शाम को सिर्फ गोला फेंकने जाते थे और सुबह रनिंग और सारी चीज़ें होती थी। लेकिन जैसे ही डेट मेट आ गई थी, जब 1-1.5 महीने पहले, तब हम लोगों ने थोड़ा शाम को भी ज़्यादा, कभी कभी रनिंग भी कर लेते थे, गोला भी कर लेते थे, गोला भी फेंकते थे। गोला तो कंटिन्यू था सुबह शाम डेली, और लॉन्ग जंप की प्रैक्टिस भी करने लग गए थे। शाम 1 महीने पहले फिजिकल के थोड़ा ज़्यादा करने लग गए। तो और फिर मॉर्निंग में जो करते थे, पहले हम लॉन्ग रनिंग ज़्यादा करते थे, लंबा दौड़ते थे। फिर हम ज़्यादा नहीं दौड़ते थे, फिर इतना ही कि 3 राउंड 4 राउंड, मतलब एक तो 800 मीटर का शूट लगा दिया, एक पूरा 800 को 1000 में बदल दिया, मतलब ताकि वो 800 वाला अपना डर कम हो जाए। ऐसा चल रहा था लगभग 1-1.5 महीने, लास्ट की बात बता रहा हूँ मैं, क्योंकि। और पवन, अब सबसे ज्यादा समस्या, चलिए ये वर्कआउट से रिलेटेड तो आपकी बात आपको समझ में आ जाएगी, क्योंकि आप करने लगे होंगे ग्राउंड में कहीं ना कहीं, तो आपको समझ में आ गया होगा, कहीं ना कहीं एकेडमी ज्वाइन कर ली होगी या फिर दोस्त ऐसे मिल गए होंगे। ठीक है, अब सबसे बड़ी समस्या ये आ रही लोगों को, क्योंकि है ना अब 1-2 महीने हो चुके हैं कहीं ना कहीं फिजिकली तैयारी करते हुए। अब सबसे ज्यादा समस्या आ रही भाई इंजरी की। सर अब है ना, अब इंजरी को कैसे आपने रिकवर किया था? कहीं ना कहीं आपके साथ भी समस्याएं आई होंगी इंजरी से रिलेटेड, बहुत सारी। तो आप है ना, आपने क्या किया था? क्या करना चाहिए लोगों को इंजरी के साथ रनिंग करना है? देखो, इंजरी आती है तो ऐसा, सबसे पहली चीज़, अगर अपने को लग रहा है कि ज़्यादा है, अपन नहीं कर पा रहा है, तो आप ऐसा करो, 1 दिन 2 दिन का रेस्ट ले लो। ठीक है, रेस्ट मतलब ऐसा नहीं कि बिस्तर पे सो रहे हैं अपन, ऐसा वाला रेस्ट। जैसे अपने को लॉन्ग जंप नहीं हो रही, तो आप लॉन्ग जंप मत करो। ठीक है, रनिंग में तो ऐसा कि अगर सीन पेन दर्द हो रहा है, तो उसका तो एक ही इलाज है, आप करते रहोगे तो वो तो सही हो जाएगा ऑटोमेटिक। कुछ नहीं होगा, माइंड सेट बना लो कि कुछ नहीं होना है, इससे दौड़ना है तो दौड़ना है। तो उसके लिए आप है कि मैं जो बता रहा हूँ, मैंने जो यूज़ किया उसकी बात कर रहा हूँ। तो एक रूमेटॉइल ऑयल आता है वो, और उसकी शाम को सोने से पहले रूमेटॉइल, और आप चाहो तो उसमें थोड़ा सा सरसों का तेल डाल के, सरसों का तेल प्लस बाम डाल के सोने से पहले बढ़िया बिंदास मालिश करना हाथ पैर की। सीन पेन वाली जो समस्या आ रही सबको,
उसी से सही हो जाएगी। कंटिन्यू 2-4-8 दिन करोगे आप तो आसानी से वो हो जाएगी, ठीक है। और लॉन्ग जंप वाली है तो लॉन्ग जंप का ऐसा कि पहली चीज तो लॉन्ग जंप ऐसा भी नहीं करना है आपको कूदे ही जा रहा है। एक मतलब एक दिन में 4-5 बार कूदना बहुत है। बाकी इसके अलावा उसकी एक्सरसाइज करना है। लॉन्ग जंप की जितनी भी एक्सरसाइज होती है आप कहीं भी देखेंगे यूट्यूब पे मिल जाएगी, या फिर जहाँ आप तैयारी कर रहे हैं या जो आपको करा रहे हैं, जो भी कोच हैं आपके, वो कराते ही होंगे, ठीक है। तो इतना नहीं कूदना है आपको कि मतलब 10-10 बार कूदे जा रहे हैं। उससे क्या आप एनर्जी भी आपकी लो हो जाती है और इंजरी भी हो जाती है, डिमोटिवेट हो जाते हैं। आपकी जो लॉन्ग जंप आनी होती है दूसरे तीसरे अटेम्प्ट चौथे अटेम्प्ट में आ जाती है। इसके बाद तो कम ही होती है। आप जितना भी करोगे वो तो कम होती ही जाएगी, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि आप थक जाते हैं, बॉडी थक जाती है, फिर आपका उतना वर्क नहीं कर पाती। अब जैसा कि आप जानते हो भाई, देखो लॉन्ग जंप ही होती है इंजरी का सबसे मेन कारण। अपन को बस इंजरी नहीं होने देना है भाई, प्रयास यही करो। देखिए फिर आप है ना सिर्फ सर्च करते रहोगे, डॉक्टरों के पास जाते रहोगे सही करने के लिए, क्योंकि है ना प्रयास करना, बिल्कुल मेहनत करो, बहुत अच्छे से मेहनत करो, शरीर को मजबूत बनाओ, लॉन्ग रनिंग करो। लॉन्ग रनिंग से बहुत अच्छी बॉडी हो जाती है। बट अगर इंजरी हो गई ना तो आप लॉन्ग रनिंग कर पाओगे ना, गोला फेंक पाओगे और ना जंप कर पाओगे, ठीक है। कहीं ना कहीं इंजरी से रिलेटेड आपको अब ये डाउट क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब हम थोड़ा सा बात करेंगे अब गोले पे, ठीक है। गोला आपका कितना गया था पवन? गोला मेरा 25 मार्क्स का गया था शायद, 25.9 पे है, तो मतलब 26 के नियर गया था, तो 25 नंबर का था मेरा। अच्छा, और देखिए गोले से रिलेटेड जिनका गोला नहीं बढ़ रहा है, मैंने एक वीडियो बनाया है यूट्यूब पे, आप उसको देखना। उस पर एक्सरसाइज डाली है। जिम में आप अगर जाते हो तो जिम की एक्सरसाइज भी डाली है उसी में। अगर आप जिम नहीं जा पाते हो तो ग्राउंड के लिए भी मैंने एक्सरसाइज डाली है, तो ठीक है। अगर लिंक डलेगा तो लिंक डाल दूंगा, नहीं तो आप है ना चैनल पे जाना, आपको वहीं ऊपर ही मिल जाएगा, ठीक है। और गोला पवन आपका स्टार्टिंग में कितना आता था? गोला स्टार्टिंग में मेरा 20-21 ही ज्यादा था। तो आपने फिर कैसे बढ़ाया था गोला? मेरा गोले का ऐसा था कि देखो, मैं अपनी खुद की बताऊं तो मैं पुशअप शुरुआत में तो आता था इतना, मैं जो बता रहा हूँ 20-21 आता था, तो बहुत ज्यादा वो यही था कि शुरू में सबको ही लगता है कि यार पता नहीं क्या होगा कि नहीं होगा, डिमोटिवेट टाइप का होता था। लेकिन जो हमारे साथ में एक भैया के भैया जो कराते तैयारी, उनने बताया कि ऐसा करो वैसा करो, तो मैंने भाई ऐसा बताऊँ तो मैंने पुशअप लगाना शुरू किया था। मैं एक दिन में 150-200 पुशअप लगा देता था। कब? वर्कआउट से आने, जैसे रनिंग गए, रनिंग के बाद सारी एक्सरसाइज करने के बाद रूम पे आ जाता था। रूम पे आने के बाद मैं सबसे पहले पुशअप लगाता था, मतलब 30 के 15-20 के जैसे सेट लगा सकते हो आप, 150-200, ताकि आपके शोल्डर मजबूत हो। शोल्डर अच्छे हो जाएंगे तो आपका गोला जाएगा ऑटोमेटिक, सही है। तो पहली चीज तो पुशअप लगाना है, फिर दूसरा मैंने वो डंबल लगाए ताकि शोल्डर और अच्छा मजबूती हो। तो मैंने 3 ही चीज की है, मतलब एक तो पुशअप लगाया और एक डंबल लगाया। हो सकता है तो आप वो लगा लो, पुलअप लगा लो अगर लग सकती है तो, नहीं तो पुशअप और शोल्डर को जो डंबल होते हैं वो लगाओ, उसी से आपका गोला बढ़ जाएगा ऑटोमेटिक। ऐसा नहीं है एक दिन में नहीं आएगा ये रिजल्ट, कम से कम 15-20 दिन लगाओगे। 15 शुरुआत में तो कम ही होगा, जैसे ही आप ये लगाना शुरू करोगे तो आपका 20-22 जा रहा था वो भी नहीं जाएगा, आप 18-19 पे जाओगे। लेकिन जैसे जैसे फिर आपकी एनर्जी बूस्ट होती जाएगी, शोल्डर मजबूत होगा, तो वो ऑटोमेटिक एकदम से 22-23 से 24-25 तक चला जाएगा। तो ऐसा होगा। ऐसा नहीं होना कि आप सोचो कि मैं आज मैंने पुशअप लगाई है, कल लगाई, 3 दिन लगाई, 4 दिन लगाई तो मेरा गोला और कम हो गया, उनने बताया तो भैया ने बताया था ऐसा, तो ऐसा नहीं होता, ठीक है। उसके लिए कम से कम आपको 15-20 दिन का टाइम देना पड़ेगा, कंटिन्यू करना पड़ेगा, तब जाके वो आपको रिजल्ट मिलेगा उसका, ठीक है। और तो पुशअप तो आपको 100% लगानी है, जितनी लगाओगे, मैं कह रहा हूँ आप दिन में 200 लगा सकते हो ना, मतलब एक सेट, मतलब एक साथ में तो किसी का नहीं लगेगा, 10-10, 15-15, 20-20, 25-25 का सेट लगाओ, 4-4, 5-5 सेट लगाओ, बढ़िया बिंदास। कहीं ना कहीं अपन को शोल्डर्स पे काम करना है, और किसी थ्रू करो, आप कैसे भी करो, भले चाहे जिम से करो चाहे पुशअप से करो, जो बहुत अच्छे तरीके हैं। पुशअप हुई, सपाटे हुए, मतलब देसी तरीका है पुशअप वाला, ना कुछ साधन चाहिए ना कुछ डंबल वाला कोई भी ले लो डंबल, तो उससे हो जाएगा। मतलब इतना ज्यादा अपने को मेहनत नहीं करना, पूरी बॉडी नहीं थका देना एकदम ऐसे, कि जिम जाओगे तो पूरी बॉडी थकती है जितना ज्यादा वर्कआउट करोगे। और अगर शोल्डर ही शोल्डर लगाओगे वो बात अलग है, लेकिन मैं बता रहा हूँ इसकी सीधा सस्ता सा देसी इलाज है। जिम करना है आपको, सिलेक्शन के बाद करिए बिंदास, आप बढ़िया बॉडी बनाइए, लेकिन अभी अपने को क्या चाहिए, मेन फोकस होना चाहिए अपना गोला, अपना सिलेक्शन, ठीक है। सही बात। तो उसके लिए आपको सिर्फ ये 2 चीजें करनी चाहिए, ठीक है। और आई थिंक आपको गोले से रिलेटेड इनकी स्ट्रेटेजी से कोई फायदा मिलेगा, ठीक है। अब हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं पवन शूज के विषय में, क्योंकि ना शूज से बहुत ज्यादा कंफ्यूजन आ जाता है कि कौन से शूज से रनिंग करें, कौन से शूज से नहीं करें। तो आप शॉर्ट में आप जल्दी से बता दीजिए। यार शूज का तो ऐसा, ये तो सब मेंटली होता है, जरूरी नहीं है कि आप 2000-3000 के शूज से रनिंग करो, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। मैं मेरी बताता हूँ, मैं 700-800 के जूते से दौड़ा हूँ भाई, 700-800 के जूते से मैंने रनिंग निकाली और सब कुछ हुआ है, ठीक है। और इसके अलावा अगर आपका हो तो अगर आपको और अच्छे महंगे खरीदना, तेवरोज वगैरह के अच्छे आते हैं, ठीक है, रेड टेप के बढ़िया आते हैं, तो आप ट्राई करिए इनको। और नहीं तो जरूरी नहीं है, ऐसा नहीं, आप अफोर्ड कर सकते हो तो आप 5000 के नाइकी के ले लो, रनिंग वाले 10,000 के ले लो, ऐसा है। तो कहीं ना कहीं इनसे प्रॉफिट होता क्या नहीं शूज से? शूज से होता है, बिल्कुल होता है। वो जो जंपिंग वाले शूज होते हैं उनसे तो बिल्कुल होता है। अगर शूज का ऐसा है कि देखो
रनिंग आप करोगे तो पैर दर्द होंगे। अगर सोल्ड जो इसका जूते का सोल्ड आपका मतलब हार्ड है तो आपका पैर दर्द होगा, लेकिन जितना स्पंज टाइप का होगा तो उससे आप रनिंग अच्छी सॉफ्ट होगा, जंपिंग अच्छी आएगी, तो उससे आप रनिंग आसानी से कर पाओगे। आपके पैर कम भरेंगे, आप थकेंगे नहीं ज्यादा, ठीक है, आपकी एनर्जी नहीं जाएगी ज्यादा। तो इसलिए जूतों को ज्यादा प्रेफरेंस देते कि हाँ अच्छे जूते से। अपने को तो 800 मीटर दौड़ना है यार, एक राउंड दौड़ोगे इतने में मतलब ऐसा है, एक राउंड तुमने कंप्लीट किया तो थोड़ी थकावट होगी, दूसरा ये सोच के दौड़ लो कि एक राउंड ही तो दौड़ना है यार, लास्ट बता इसके बाद नौकरी लग जानी है, ऐसा है, ठीक है। तो 2 राउंड की तो बात होती है, इसके लिए आपको थोड़ा प्रैक्टिस जरूर है कि ऐसा नहीं कि तुम डायरेक्ट जाओ और 2 राउंड दौड़ लो, उसके लिए प्रैक्टिस तो लगती है भाई, 6 महीने 7 महीने 3 महीने 4 महीने जितनी भी लगती है, तो प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी। तो और बाकी भाई जिसको है ना ज्यादा इंजरी की समस्या आती है तो कहीं ना कहीं आप शूज से कॉम्प्रोमाइज मत करना, अच्छे शूज ले आना, ठीक है। हाँ मतलब यही तो बता रहा हूँ, जिसको मतलब कि अगर अफोर्ड कर सकता है वो कर ले, खरीद ले, कोई दिक्कत। और अगर बाकी आप अच्छे से कर पा रहे हो सेगा में तो कोई समस्या है ही नहीं। हाँ सेगा कंफर्ट ले लो, सबसे अच्छा सस्ता जूता सेगा कंफर्ट लोगे, सब बहुत अच्छा है। और चलिए ठीक है, अब इसके बाद हमारी जो शूज के बारे में बात हो चुकी है, और बाकी है ना डाइट के विषय में मैंने हर इंटरव्यू में मैंने बात करी है, हमारे साथियों से पूछा है, सबकी कॉमन डाइट है, और कहीं ना कहीं आप जितनी अच्छी डाइट अफोर्ड कर सकते हो करना, क्योंकि डाइट का 60% रोल रहता है। खेल है, जितना आप बॉडी को मतलब जितनी एनर्जी खर्च करोगे उससे दुगनी आपको मिलनी चाहिए, तब जाके आपकी बॉडी काम करेगी, आपकी गोला भी बढ़ेगा, आपको मतलब जैसे आप रनिंग कर रहे हो तो रनिंग में भी स्टेमिना बढ़ेगा। अगर आप नहीं करो, खा नहीं रहे हो और बॉडी से ले जा रहे हो तो जितनी आनी है वो एक टाइम के बाद वो भी नहीं आएगी, वो और कम हो जाएगी। पवन थोड़ा सा आप डाइट में ये बता दीजिए बस, इन लोगों को क्रिएटिन प्रोटीन का क्या महत्व रहेगा वर्कआउट यार में? भाई देखो ऐसा है, मैं तो ये चीज तो मैंने यूज नहीं की, मैं तो सीधी बात बताता हूँ, देसी अपना मैं तो चने खाता था, चने मूंगफली, उसके बाद उसमें किशमिश डाल के, ये तो एक कंटिन्यू था। इसके बाद आप डेट्स खजूर ले सकते हो, डेट्स जो आती हैं खजूर खाइए बढ़िया, ठीक है। इसके बाद केले कंटिन्यू करिए, दूध लीजिए, देसी डाइट पे विश्वास करता हूँ मैं नहीं कहता कि आप क्रिएटिन लो या ये प्रोटीन लो, मैं तो बिल्कुल मतलब मैंने नहीं किया तो मैं तो वो ही बता रहा हूँ, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ 4-5 फिजिकल में मतलब मैं बाहर हो चुका था, ऐसा बता रहा हूँ, तब जाके फिर मैं ये इसमें निकला। हालांकि ये बहुत टफ है, सबको लगता है ना कि एमपी पुलिस का फिजिकल मतलब क्वालिफाई था तब तक ठीक था, लेकिन इसके बाद अब जब से मार्क्स जुड़े तो बहुत मतलब मेहनत लग रही है इस चीज को लाने में। ऐसा नहीं कि अगर आप 2:45 वाले तो आप वैसे ही कंपटीशन से बाहर हो, ठीक है, 2:45 से अगर ऊपर आ रही है आपकी तो ऐसा है, ठीक है। चलिए दोस्तों, और आपका है ना जे अपना डाइट से भी रिलेटेड क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा, ठीक है। और अब हम बात करेंगे थोड़ा सा मेडिकल के बारे में। तो पवन आपके यहाँ मेडिकल कैसा हुआ था? देखिए पहली चीज़ तो ये कि एमपी पुलिस का मेडिकल बिल्कुल नॉर्मल होता है, उसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। जैसे लोगों ने बना रखा है या फिर जैसे आपको पैरामिलिट्री में होता है, SSCGT में होता है, आर्मी में होता है, उस तरीके का मेडिकल नहीं होता। मेडिकल होगा तो जहाँ भी आपके ज़िले में पोस्टिंग होगी उसके ज़िला अस्पताल में आपका मेडिकल होगा, ठीक है। ज़िला अस्पताल में आपको सबको साथ में ले जाएंगे। सबसे पहले आप जहाँ जिस जगह पे खाली होगी तो आपकी या तो पहली चीज़ तो हाइट नाप लेंगे, चेस्ट नाप लेंगे, नोकनी चेक कर लेंगे और फ्लैट फुट वगैरह चेक कर लेते, ठीक है। इसके अलावा आईज चेक कर लें, जिसका आई विजन वो सब नॉर्मल होता है। ये मत सोचना फ्लैट फुट और ये सब एक साथ में, वो ऐसा नहीं होता, अलग अलग से। तुम सोच रहे हो कि ये अलग अलग इतनी चीजें ना बता दी हैं, तो सब बिल्कुल एकदम बारीकी से चेक होता है, नॉर्मल होता है, उसको लेकर नहीं घबराना। ले दे के भाई मेडिकल की बात ये है, अगर आपका मेरिट में नाम आ गया है तो कहीं ना कहीं देखो फिजिकल आपने निकाला है तो आप फिट होंगे, तभी आपने निकाले। और मतलब थोड़ी बहुत समस्या रहती है तो आप फिजिकल ही निकाल पाते। अगर ज़्यादा बड़ी समस्या कोई होती ना तो आप फिजिकल नहीं निकाल पाते हैं, ठीक है। इसके बाद जो बड़ी समस्याएं होती हैं तो ही वो थोड़े बहुत प्रॉब्लम करते हैं, वो भी भगवान की कृपा ना हो, किस्मत आपकी बहुत ही खराब है तब तो मेडिकल में कोई समस्या नहीं आती। अभी हम लोग जैसे राजस्थान में हम लोग पोस्टेड थे 92 के आसपास लड़के थे, इसमें से 86 से 87 लोगों ने ज्वाइन किया। हाँ। उनमें से एक भी लड़का बाहर नहीं हुआ है। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं, ना लड़का ना लड़की, किसी को मेडिकल दिया गया। तो मेडिकल को लेके टेंशन नहीं लेनी है आपको, मतलब मेडिकल को लेके सबसे अभी फिलहाल अपना किस पे फोकस करना, फिजिकल पे, जो फिजिकल दे रहा है इस बार का। और फिजिकल में मेन चीज ध्यान देने वाली है कि या तो आप अपनी तीनों चीज एवरेज कर लो, एवरेज मतलब 20 25 से 26 मार्क्स की एवरेज कर लो, या फिर आप किसी एक चीज को अच्छे कर लो। जैसे अगर आप लॉन्ग जंप में कर पा रहे हैं तो आप लॉन्ग जंप अच्छी आपकी 30 नंबर 28 नंबर 30 नंबर की कर लीजिए, या फिर आप गोला कर पा रहे हैं तो आप गोला कर लीजिए, या फिर रनिंग अच्छी है तो रनिंग में कर लीजिए। आप सोचो कि तीनों चीज मेरी अच्छी हो तो ये पॉसिबल है नहीं है, वो एक्सेप्शन होते हैं, कुछ लोग जो कर लेते हैं, मैं सबकी नहीं कह रहा हूँ, लेकिन कुछ लोग को छोड़ के जो होते हैं वो कर लेते हैं। लेकिन मेरी चीज तो मैं बता रहा हूँ भाई, मेरी तीनों चीज एवरेज थी, 25-26 मतलब इसी अंडर में थे, 75 हो गया था मेरा। तो या तो आप एवरेज कर लीजिए या फिर किसी एक चीज को अच्छा कर लीजिए, ताकि दो चीज उसमें अगर 23-24 आ रही है और एक चीज 30 की आ रही है तो आप 75-80 के आसपास पहुंच जाओगे आराम से। तो दोस्तों है ना, कहीं आपको ले दे के मेरिट में नाम लेके आना है, बाकी मेडिकल की टेंशन बिल्कुल नहीं करना। और पवन डॉक्यूमेंट में कोई समस्या आती है क्या?
डॉक्यूमेंट में कोई समस्या नहीं आती। जैसे आप पहले जो था रोजगार पंजीयन की मेन प्रॉब्लम होती है। बाकी अब मैं जो बता रहा हूँ कि आपकी 10-12 की मार्कशीट, ठीक है, आपका कास्ट सर्टिफिकेट और जो आपने फॉर्म फिल किया उसमें जो फॉर्म में, और आपका रोजगार पंजीयन, इन चारों पांचों चीज़ों में एक डोमिसाइल मूल निवासी, इन सभी में आपका नाम सेम होना चाहिए। बस पिताजी का नाम सेम होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं आती। नॉर्मल डॉक्यूमेंट जब आपके वहीं चेक होता है, क्या बोलते हैं, जब फिजिकल देने जाते हैं आप वहीं पे वेरिफिकेशन हो जाता है। और दूसरा जो बचता है वो डिस्ट्रिक्ट में जाके हो जाता है। तो आप आधार कार्ड, और मैं जो बता रहा हूँ आधार कार्ड, 10-12 की मार्कशीट, कास्ट सर्टिफिकेट, डोमिसाइल और फॉर्म वाला, वो इनमें सारी में चीज़ों में आपका नाम सेम होना चाहिए और कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बस और कुछ नहीं होता डॉक्यूमेंट में। पर हाँ, ये ज़रूर ध्यान रखना कि आप ये रोजगार पंजीयन को लेकर लास्ट टाइम बहुत दिक्कत हुई होती, किसी बच्चों को बाहर भी गया था तो वो उसका भी इशू आता है, तो उसको भी चेक कर लीजिएगा अपना कि या तो एक्सपायर तो नहीं है। अगर एक्सपायर होगा तो उसको रिन्यू करा लेना, ठीक है, डेट से पहले। हालांकि इस बार नहीं आनी है समस्या, लेकिन आप बिल्कुल तैयार रखिएगा ये सब चीज़ें बस, और बाकी सब नॉर्मल हो जाता है, ठीक है। चलिए दोस्तों, डॉक्यूमेंट से भी रिलेटेड आपका क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा, और आशा करता हूं कि पवन के जानकारी से, पवन के नॉलेज से, पवन की स्ट्रेटजी से आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। और सबसे ज़्यादा हेल्प मैं चाहता हूं कि उन लोगों को ही मिले भाई जो है ना स्टार्टिंग से तैयारी कर रहे हैं, जिनको पुलिस में भर्ती होना है। क्योंकि यार आप लोग नहीं जानते हो, जौन तैयारी कर रहे हो ना जो लोग, उनको तो पता है कहीं ना कहीं आसान लगता है, लेकिन आप उनसे पूछिए जिनकी नौकरी नहीं लगी और जो लगाना चाहते हैं कि यार कुछ ना कुछ तो नौकरी मिल जाए। मतलब कहीं ना कहीं वो जानना चाहते हैं यार कैसे लगी नौकरी, कैसे संघर्ष किया लोगों ने। कहीं ना कहीं संघर्ष से थोड़ा डर जाते हैं यार हमसे नहीं होगा। अब पवन भी यही सोचता था कि मुझसे नहीं होगा। मैं बता रहा हूँ ना भाई, मैं जब मतलब एक बीच में 19-20 में मैंने तैयारी की, उसके बाद फिर मैंने छोड़ दी। मतलब 2 साल तैयारी करी, नहीं हुआ तो ये इसका फिजिकल इसका निकला था मेरा 21 वाला शायद, उसके बाद निकला तो फिर मैंने छोड़ दिया था। जैसे सीजीडी रनिंग मनी निकली, तैयारी छोड़ दी, जॉब करने लगा, प्राइवेट जॉब करने लगा। अच्छा। मॉल में, ठीक है। इसके बाद फिर जो पटवारी की वैकेंसी आई, फिर मैंने दोबारा मैंने कहा यार मुझे मतलब ऐसा अपने आप में लगा कि शायद मैं कुछ और कर सकता हूँ, तो फिर मैंने प्राइवेट छोड़ी, फिर पटवारी की वैकेंसी टाइम पे दोबारा तैयारी की, फिर ये एमपी पुलिस की आ गई, तो फिर मेरा इधर हो गया था। तो ऐसा डिमोटिवेट नहीं होना है लोग कि भाई ऐसा नहीं हो सकता, ये वो नहीं होगा। टाइम लगता है, नौकरी लगती है, और मेहनत करोगे तो डेफिनेटली लगती है, मैं तो ये कहूँगा, ठीक है। ऐसा ही दोस्तों, अपन को भी डिमोटिवेट नहीं होना है। जो लोग समझते हैं कि मैं नहीं कर पाऊंगा, मेहनत करो भाई। अगर मेहनत में एक बार जान लगा दी ना तो काम हो जाएगा अपना, अपनी लाइफ सेटल हो जाएगी। बस अपना एक बार कम से कम एक नाम ये रहेगा कि हाँ यार बंदा कुछ कर सकता था, या फिर कर लिया इसने कहीं ना कहीं। लेकिन मेहनत आपको करना पड़ेगी, अच्छे से टाइम देना पड़ेगा। अगर टाइम दोगे तो ज़रूर वो चीज़ मिलेगी जो आप चाहते हो, ठीक है। और आशा करता हूँ कि ये इस वीडियो से आपको हेल्प मिलेगी, ठीक है। और बाकी आगे है ना कमेंट करना जो भी क्वेश्चन हो, और मैं और पवन के साथ भी आ जाऊंगा, क्योंकि अभी है ना और अच्छी जानकारियां देना है, नॉलेज देना है, क्योंकि नई भर्ती भी आएगी। किसी को आप क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में कर दीजिएगा, जो भी होगा तो जरूर जो कोशिश करेंगे पूरे देने की, मतलब आंसर देने की। और हम लाइव भी आते हैं, अब कभी कभी जब समय मिल जाता है शाम को लाइव भी आ जाते हैं, तो आप वहाँ भी आ सकते हो, बातचीत कर सकते हो, ठीक है। पर्सनल क्वेश्चन कर लेना, व्हाट्सअप का नंबर भी डाला है मैंने, ज़्यादा समस्या है तो कर लेना। क्योंकि मेरा एक ही उद्देश्य है भाई, कहीं ना कहीं जिसको हेल्प की ज़रूरत है करेंगे भाई हम लोग। हालांकि बाकी और भी करना चाहते हैं हम, हेल्प के पैसे से रिलेटेड कुछ करने, लेकिन जैसे ही हम सेटल हो जाएंगे तो थोड़े बहुत तब वो भी करने का मैं प्रयास करूंगा वाकई में। और बाकी मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, किसी अच्छे टॉपिक को लेकर के, और किसी अच्छे साथी के साथ जो है ना अच्छे नॉलेज अपन को दे सके, ठीक है। और अच्छे से तैयारी करो, अच्छे से फिजिकल की तैयारी करो, पढ़ाई की अच्छे से तैयारी करो, ठीक है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद और नमस्कार। जय हिंद।